हेलो गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, मैम प्लीज़ वीडियो सेंड करो, वीडियो सेंड करो। तो सॉरी इसके लिए, मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था। तो आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट टाइम किया था रेस्पिरेशन की टाइप्स कर ली थी, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद छोटा सा एटीपी का टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे और फिर लास्ट में हम करेंगे गैसियस एक्सचेंज, राइट। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम तो टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। तो चलो, एरोबिक respiration and then anaerobic respiration. सो कंपैरिजन करेंगे हम, तो बीच में लाइन लगा लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लास्ट टाइम आपने किया ही था कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो सेम पॉइंट्स हम लिख देंगे यहाँ पे, जो हमने किया उसी को रिपीट कर रहे हैं बस। टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है इट अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्टेप है आपका थर्ड स्टेप कि एंड प्रोडक्ट्स are carbon dioxide, water and energy। और हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ बात करें तो एंड प्रोडक्ट्स आर alcohol and lactic acid. And then the fourth step, there is more amount of energy is produced, and here less amount of energy is produced, right। साथ में पेन और नोटबुक लेके बैठें ताकि ये पॉइंट्स को आप साथ साथ में लिखो। जितना आप लिखेंगे उतने ही आपको ये लर्न होंगे, राइट। देन फिफ्थ पॉइंट हम करेंगे इसकी रिएक्शन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन जो है आपको पता है, ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, और वो भी कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ये तो आपको पता ही है, मैं रिपीट नहीं करूँगी। और फिर यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो देन नेक्स्ट इज, अगर हम इधर बात करें
तो इसकी रिएक्शन अगर हम ईस्ट में बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ईस्ट, तो ईस्ट में जो है ग्लूकोज ब्रेक होगा पायरूवेट में, और पायरूवेट से आगे फिर ये बनेगा यहाँ पे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, राइट। और अगर हम बात करें इन मसल सेल, तो यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक होगा पायरूवेट में, और फिर ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ये यहाँ इस तरह से रिएक्शन की फॉर्मेशन होगी, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ नहीं, जो हमने एरोबिक और एनारोबिक रिएक्शंस की थी, डेफिनेशन की थी, रिएक्शंस की थी, वही उसको मैंने यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं किया है मैंने। सो जस्ट वेट। तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब छोटा सा टॉपिक है एटीपी के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको पता है, आपका जो पेपर है इस बार एमसीक्यूज पैटर्न में आ रहा है, तो बाय चांस ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? सो दिस इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्चुअली इसमें, इस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में हमारी सेल्स में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इस फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी की फॉर्म में होता कैसे है? देखो, हमारे सेल्स में एनर्जी रिलीज हुई, राइट, दिस इज द एनर्जी रिलीज हुई। अब ये क्या करती है? देखो, हमारे सेल के अंदर एडीपी और फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फेट पड़े हुए हैं, ऑलरेडी हैं। अब ये एनर्जी सेल के अंदर ही रिलीज हो रही है, आपको पता है। तो मान लो ये फ्रेंड्स हैं दोनों, और इन दोनों के बीच में होगी लड़ाई, तो एनर्जी क्या करेगी? इनके बीच में पैचअप करवाती है। एडीपी का बताती हूँ मैं आप लोगों को फुल फॉर्म क्या है। एनर्जी इन दोनों के बीच में पैचअप करवाती है, मतलब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करवाती है, और ये बन जाता है फिर एटीपी, राइट। तो कैसे है? अब एडीपी का मैं आपको बता दूं, एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ये एनर्जी इन दोनों को जोड़ के, एडीपी और पाई को जोड़ के हमारी एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में स्टोर होगी। अब जब हमें एनर्जी चाहिए कोई भी फंक्शन करने के लिए, तब ये एटीपी फिर से इस फॉर्म में ब्रेक होके एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट होके फिर से वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और वो एनर्जी हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे, राइट। अब देखिए, मान लो कि एटीपी की अगर मैं बात करूं, ये है एटीपी का जनरल सा, वैसे ही बता रही हूँ आपको लर्न करने के लिए। ये है एडिनोसिन मतलब ट्राइफॉस्फेट, ये है ना आपका फुल फॉर्म। अब मान लो इसमें ये बॉन्ड टूट गया, 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट और एडिनोसिन, राइट। ये है हमारा एटीपी, जनरल सा बता रही हूँ, कोई इतना है नहीं। अब मान लो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया फॉस्फेट के बीच में, तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज होगी। आपको पता है बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है तब एनर्जी यूटिलाइज होती है, मींस यूज होती है। अब जब ये यहाँ पे ये फॉस्फेट यहाँ से सेपरेट हो गया, यहाँ अलग हो गया, तो अब ये क्या बन गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी,
और ये फॉस्फेट अलग हो गया, राइट। तो जब एनर्जी चाहिए तब ये इस फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, और जब एनर्जी स्टोर करनी है तब ये फिर से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये फिर से एटीपी बन जाएगा, राइट। तो ये है एटीपी का कॉन्सेप्ट। जस्ट एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी, राइट। एनर्जी करेंसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि एटीपी में हमारी एनर्जी स्टोर रहती है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम एटीपी को तोड़ देते हैं। ये तो वही बात होगी कि गुल्लक में आप पैसे डाले जा रहे हो और जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने तोड़ दी और उन पैसों को आपने यूटिलाइज कर लिया। तो सेम वैसे यहाँ पे हो रहा है। हमने क्या है, हमने ये जोड़ ली, एनर्जी जोड़ ली और जब ज़रूरत पड़ी हमने इसको तोड़ दिया और उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया। तोड़ने से एनर्जी रिलीज हुई और उसको हमने यूटिलाइज कर लिया, राइट। तो मैं अब इसको इरेज कर रही हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज, एक मिनट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब गैसेस एक्सचेंज जो हैं, अगर हम प्लांट्स में बात करें और एनिमल्स में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट से हम बात करें तो आपको पता है गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, यू नो ऑलरेडी। तो देखिए डे में क्या है, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, डे में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुई और जो भी प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि हम कर चुके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होके यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन रिलीज हुई। कुछ ऑक्सीजन तो यहाँ पे यूटिलाइज होगी रेस्पिरेशन में। यहाँ पे मान लो ये फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे हुई रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो होगी रेस्पिरेशन में यूटिलाइज, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहीं पे मैं कर देती हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनी, उसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। डे टाइम पे होगा ही होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डे टाइम पे। और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हुई, कुछ ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी और कुछ ऑक्सीजन जो वो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाएगी, राइट। तो ये डे टाइम पे हुआ। नाइट टाइम में क्या होता है, ओनली, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो मैं लिखा हुआ है आ रहने देती हूँ मैं, ताकि यहाँ फोटो रहने देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जस्ट नाइट टाइम में क्या है, ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, क्योंकि रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती बट रेस्पिरेशन दिन में भी होती है और रात को भी होती है, कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस ये चलता है, राइट। तो ये था प्लांट में गैसेस एक्सचेंज। और ये गैसेस एक्सचेंज जो है दिन में तो स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उसके थ्रू हो जाता है, रात को लेंटिसेल्स के थ्रू जो है, लेंटिसेल्स, ठीक है, उनके थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। और लेंटिसेल्स जो हैं वो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, लीफ में नहीं प्रेजेंट होते, लीफ में ओनली स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो आगे है एनिमल्स में हम बात करें तो इनमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन होती है, सॉरी गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अगर मैं बात करूं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अमीबा, तो अमीबा में रेस्पिरेशन जो गैसेस, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, वो होता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, अकर्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और ये बाय द प्रोसेस ऑफ
बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, डिफ्यूज़न क्या होता है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहाँ पे लो है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न, हाई टू लो, राइट। तो अब उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। और थ्रू अ मेम्ब्रेन भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है ऑक्सीजन अंदर सेल के अंदर कम है, मान लो मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ आप लोगों को, यहाँ सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, एरो मैं डाउन लगा रही हूँ तो इट मीन्स कम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो आपको पता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ये ऑक्सीजन मूव कर जाएगी, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब है नेक्स्ट आपका, अगर हम बात करें अर्थवर्म की, इसमें जो है गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू स्किन, और उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सो देन नेक्स्ट इज, हम बात करेंगे इंसेक्ट्स में कॉकरोच की। इंसेक्ट कोई भी हैं उनकी ही हम बात करेंगे, तो स्पेशली कॉकरोच की बात कर रहे हैं। इनमें क्या है, मान लो ये जस्ट मैं इनके विंग्स नहीं बना रही, वैसे जनरल सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। मान लो ये कॉकरोच की बॉडी है, इनकी ना लेटरल साइड, यहाँ साइड्स में, इस साइड में क्या होते हैं, ऐसे करके स्पाइरिकल्स होते हैं, ओपनिंग, कुछ नहीं है स्पाइरिकल, जस्ट ओपनिंग है, बस छेद पड़े हुए हैं साइड्स में और कुछ नहीं है, उसको बोलते हैं स्पाइरिकल। बट ये स्पाइरिकल जो है, मान लो ये स्पाइरिकल है और ये स्पाइरिकल आगे ट्रेकिया के साथ कंटिन्यू कर रहा है, और ये ट्रेकिया आगे फर्दर ट्यूब्स में ये डिवाइड हो जाती है, और ये फिर ऑर्गन्स के साथ यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है सेल्स टिश्यू में, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें ये आ गया स्पाइरिकल, ट्रेकिया और ट्रेकियोल्स, तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन है कॉकरोच में, तो इनको याद रखें, स्पाइरिकल्स और ट्रेकिया के थ्रू जो है इनमें गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये कॉकरोच का हो गया। फिशेस में सिंपली गिल्स के थ्रू होता है, फिश में गिल्स के थ्रू, तो ये जनरली याद रखें, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको करवाए हैं, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं करवा रही, जो इम्पॉर्टेंट है वही करवा रही हूँ, राइट। तो इसको याद रखें। अब हम करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, तो इसको इरेज कर रही हूँ मैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं लिख लेती हूँ पहले, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल क्या होते हैं, ये जो आपकी नाक जो ओपनिंग है इसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं, और ये आ गया माउथ, यहाँ ये आगे नेज़ल कैविटी, और ये आ गई बक्कल कैविटी, मतलब मुंह खोलो ना तो ये जो स्पेस दिख रहा है मुंह के अंदर, इसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। मैं इसको साथ साथ, चलो बाद में ड्रॉ करते हैं, लेबलिंग बाद में करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये ट्रेकिया स्टार्ट होगी, और यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके सी शेप्ड, इस तरह से सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी ईसोफेगस,
मैं लेबल कर देती हूँ, नोस्ट्रिल, यहाँ पे आ गया नेज़ल चैम्बर या कैविटी, और फिर यहाँ पे ये लीड करेगा, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे बक्कल कैविटी यहाँ, और ये नेज़ल कैविटी यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और इस पार्ट को बोलेंगे फेरिंग्स। हमने पहले भी किया है ये, जब हमने न्यूट्रिशन किया था। और ये ईसोफेगस में लीड करेगा, और यहाँ पे ये है ट्रेकिया। जैसे ही यहाँ पे ट्रेकिया स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है ये वॉइस बॉक्स बोला जाता है इसको, वॉइस बॉक्स। ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। एक मिनट, ट्रेकिया को यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वॉइस बॉक्स, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं सी शेप्ड, ये इनका क्या फंक्शन है, ये भी क्वेश्चन आता है। इनका फंक्शन जस्ट कि हमारी ये जो विंड पाइप है, ये जो ट्रेकिया है, ये कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए, ठीक है। जब हम एयर इनहेल करेंगे तब ये कोलैप्स ना कर जाए, या बाहर एक्सहेल करेंगे गैसेस को तो ये कोलैप्स ना कर जाए, जस्ट इट प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द विंड पाइप। सो देन अब ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड कर जाएगी 2 पार्ट्स में, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकस। और फिर यहाँ पे मैं अब लंग्स ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो हमारा लेफ्ट लंग है, यहाँ पे थोड़ी सी नोच रहती है इधर में, और कंपैरेटिव इसके ये छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट जो है वो थोड़ा सा इधर को ये पुश्ड होता है, इस साइड को, ठीक है। तो हार्ट की तो हम अभी बात ही नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करेंगे। तो अभी यहाँ पे अब ये जो ब्रोंकस है, अब ये फर्दर फिर डिवाइड करेगा। इस तरह से, और मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाइज, चलो मैं करवा देती हूँ पहले। इस तरह से ये डिवाइड करता है। पहले तो ब्रोंकस आ गया, और इनको बोलेंगे हम ब्रोंकियोल्स। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। और यहाँ पे इनको बोलेंगे हम एल्बियोलर सैक, और एल्बियोलर सैक में ये लाइक एल्बियोलर सैक कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे करके ये इसको एल्बियोलर सैक बोलेंगे पूरे को। ये कुछ अंगूर के गुच्छे की तरह ऐसे ऐसे होते हैं ये सैक्स, ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम एल्बियोलाई। और ये एल्बियोलाई जो हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे बैलून को आप उसमें एयर फिल करो तो वो कितना फैलता है, तो सेम जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, गैस इनहेल करते हैं, तो ये एक्सपैंड करते हैं, और इस तरह से ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, और जिससे मैक्सिमम गैस जो है, ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ करती है हमारे ब्लड में, राइट। अब ये एल्बियोलाई का आगे फर्दर यहाँ पे, यहाँ साइड में बता रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी जगह है हमारे पास, तो ये एल्बियोलाई का बता रही हूँ। एल्बियोलाई जो है ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल, इस तरह से। अब ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का क्या फ़ायदा है, अगर मान लो यहाँ पे मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स होते, ठीक है, यहाँ पे मल्टी लेयर्स होती सेल्स की, तो जितनी थिक होगी उतना ही गैसेस एक्सचेंज का मुश्किल हो जाना था। तो यहाँ पे क्या, सिंगल लेयर होने की वजह से गैसेस जो इजीली डिफ्यूज़ कर जाती है। और ये हम कैपिलरी की बात करें तो इसकी वॉल भी, यहाँ पे भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, और यहाँ पे इजीली गैसेस एक्सचेंज हो जाता है।
अब ये गैसियस एक्सचेंज जो मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन हाई होगी, ठीक है, यहाँ पे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न ये गैसेस एक्सचेंज होंगी, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है। और यहाँ पे हम बात करें, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल लो होता है। तो आपको पता हाई टू लो मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ मूव कर जाती है, ठीक है। अब ये ब्लड में आपको पता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होती है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के साथ आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होती है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन भरी होती है खूब सारी। अब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो ऑक्सीजन के साथ जो है बाइंड करके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सेल्स टिश्यूज़ में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और फिर वहाँ पे ये सेल्स में हम रेस्पिरेशन कर ही चुके हैं, तो सेल्स में इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं सेल्स, और फिर वो रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पहुँचती है, और यहाँ पे हाई होती है, यहाँ पे लो होती है, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर यहाँ से एल्वुलाई से इधर और इधर इधर यहाँ से और ये इधर बाहर आ जाती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें मुंह से जो है इनहेलेशन करनी चाहिए या नोज से करनी चाहिए। तो हमें इनहेलेशन जो है वो नोज से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे नोज में हेयर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, हमारे नोज में क्या होते हैं, हेयर होते हैं। हेयर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। साथ में हमारे नोज में म्यूकस स्क्रीट होती है, म्यूकस मतलब चिपचिपी सी लेयर स्क्रीट होती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है, और एयर को फिल्टर करके वो आगे जो है वो सेंड करते हैं। नोज़ हमारी आगे उसको पास ऑन करती है उस एयर को फिल्टर करके। तो इसलिए हमें जो इनहेलेशन करनी है हमेशा नोज़ से करनी है, मुंह से बिल्कुल नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बने हैं वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, हम जो बोल रहे हैं, मेरी जो आवाज़ निकल रही है वो लैरिंग्स से आ रही है। उसके बाद है ट्रेकिया में ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों होती हैं, ये ताकि ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है, इट प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ द ट्रेकिया। उसके बाद है कि एल्व्यूलाई का क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये इतना एक्सपैंड करते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, साथ में इसको भी आप डायग्राम को सीखें, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं प्लूरा, ठीक है, लंग्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है उसको क्या बोलेंगे, प्लूरा। और यहाँ पे होता है डायफ्राम, इस तरह से, ठीक है। ये डायफ्राम मैंने पहले भी बताया था आपको, ये थोरेसिक और एब्डोमेन को दोनों को सेपरेट करता है, राइट। और ये भी रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको ये उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, क्लियर हुआ है। अगर आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू।